प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका दोस्त नवीन उपाध्याय आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक और नया वीडियो। और आज हम अपने लेक्चर में जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी। काइनेमेटिक्स जो है वो मैकेनिक्स का पार्ट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। इट मीन्स यांत्रिकी। माय डियर, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं और फिजिक्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, टू स्टडी ऑफ फिजिक्स इन टू पार्ट्स। फिजिक्स की जो स्टडी है हम कितने पार्ट्स में करते हैं, टू पार्ट्स में करते हैं। एक है हमारा फंडामेंटल फिजिक्स यानी कि मूलभूत भौतिकी, और दूसरा है हमारा मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी। और जो फंडामेंटल फिजिक्स है, फंडामेंटल फिजिक्स को भी हमने 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। उसका जो फर्स्ट भाग है वो है मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, चिर सम्मत यांत्रिकी। दूसरा थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी, और थर्ड जो इसका पार्ट है वो है वेव मैकेनिक्स यानी कि तरंग यांत्रिकी। फोर्थ पार्ट जो है इसका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकत्व, और फिफ्थ पार्ट है इसका ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। तो इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है माय डियर, मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स की ही एक यूनिट है काइनेमेटिक्स। जो काइनेमेटिक्स के हमारे फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के 2 चैप्टर हैं, और एक 3rd नंबर चैप्टर और एक 4th नंबर चैप्टर। जो 3rd चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन। इट मीन्स सरल रेखीय एक विमीय गति। और दूसरा है 2D मोशन यानी कि समतल में द्विविमीय गति। तो हम मैकेनिक्स के अंदर 2 चैप्टर्स, मैकेनिक्स का जो यूनिट है काइनेमेटिक्स, उसमें 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की यानी कि यांत्रिकी की। तो यांत्रिकी माय डियर भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी वस्तु की स्थिति और गति की व्याख्या करते हैं वो कहलाता है यांत्रिकी यानी कि हम किसी भी वस्तु की स्थिति और गति की व्याख्या करते हैं। वो विज्ञान, वो भाग भौतिक विज्ञान का क्या कहलाता है, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। तो एक लाइन अगर मैं मैकेनिक्स के बारे में सबसे पहले लिखूं तो आप समझ गए होंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी कण या किसी कण या किसी पिंड की स्थिति व उसकी गति की व्याख्या की जाती है। व्याख्या गति की व्याख्या की जाती है यांत्रिकी कहलाती है। कौन सा भाग कहलाता है, यांत्रिकी कहलाती है। ओके, ऑलराइट।
भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु, किसी कण की स्थिति व गति की व्याख्या की जाती है उसे हम कहते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी माय डियर, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं तो किसी वस्तु की स्थिति या गति की व्याख्या हम कैसे करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप जिस रूम में बैठ के इस क्लास को ले रहे हो, है ना, जिस रूम में बैठ के इस क्लास को ले रहे हो, तो अगर मैं पूछता हूं आपसे कि आप स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में, आपकी जो स्थिति है वो स्थिर है या गतिशील है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों का जवाब होगा कि सर हम स्थिर अवस्था में हैं। माय डियर, अगर मैं कहता हूं कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वो रूम पृथ्वी यानी अर्थ के सरफेस पर है, और अर्थ हमारा क्या कर रहा है, सन, सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब हमारी अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है, और अर्थ पर हम अपने रूम के अंदर बैठे हुए हैं, हमारा रूम अर्थ पर है, तो हम भी साथ साथ क्या कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो किसी दूसरे ग्रह या किसी दूसरे प्लेनेट पर बैठा हुआ व्यक्ति, प्रेक्षक हमें देखता है तो हम उसे गतिशील दिखाई देंगे। इसका मतलब आपकी जो स्थिति है, आपकी स्थिति स्थिर और गतिशील, क्या ऐसा संभव है कि एक ही वस्तु की, एक ही कण, एक ही पिंड स्थिर अवस्था में भी हो और गतिशील अवस्था में भी हो? तो डेफिनेटली पॉसिबल है माय डियर। हम किसी वस्तु या किसी वस्तु या किसी कण या किसी पिंड की स्थिति की जो व्याख्या है कि वो स्थिर है या गतिशील है, वो किसी दूसरी वस्तु या किसी प्रेक्षक के सापेक्ष करते हैं। माय डियर, जिस रूम में आप बैठे हुए हो उस रूम के सापेक्ष, वहां रखी हुई टेबल के सापेक्ष, वहां जो अदर वस्तुएं रखी हैं उनके सापेक्ष आप स्थिर अवस्था में हो, लेकिन उस दूसरे ग्रह पर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष आप गतिशील अवस्था में। इस चीज को हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी बस में बैठे हुए हो और बस आपकी सड़क पर, रोड पर गतिशील है, गति कर रही है, और आप बस की खिड़की के बाहर झांककर सड़क के किनारे खड़े हुए पेड़ को देखते हो, तो वो पेड़ आपको गतिशील अवस्था में दिखाई देता है, बस के सापेक्ष वो पेड़ गतिशील अवस्था में। लेकिन उसी पेड़ को सड़क के किनारे खड़ा हुआ आपका मित्र उसी पेड़ को देखता है, तो वो पेड़ उसे स्थिर अवस्था में दिखाई देता है। इसका मतलब जो पेड़ है वो बस के सापेक्ष गतिशील और उस सड़क के किनारे खड़े हुए तुम्हारे मित्र के सापेक्ष गतिशील अवस्था में। तो माय डियर, सिंपल सा जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि किसी वस्तु, किसी कण या किसी पिंड या किसी वस्तु की स्थिति यानी वो स्थिर है या गतिशील है, वो हम किसी दूसरी वस्तु या किसी दूसरे प्रेक्षक के सापेक्ष करते हैं। तो सेकंड पॉइंट, किसी वस्तु, किसी कण या पिंड की स्थिति की व्याख्या किसी दूसरी वस्तु या किसी दूसरी वस्तु अथवा प्रेक्षक, दूसरी वस्तु अथवा प्रेक्षक
के सापेक्ष करते हैं। अर्थात जो स्थिति है कि वस्तु गतिशील है या स्थिर अवस्था में, ये केवल उस वस्तु पर निर्भर नहीं करता है, ये उन दोनों पर निर्भर करता है, यानी उस वस्तु पर भी जिसकी हम स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं, और दूसरा उस प्रेक्षक पर भी जिसके सापेक्ष हम वस्तु को देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट, अच्छा, अब वो दूसरी वस्तु या प्रेक्षक, इसके लिए हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। माय डियर, जैसे हमने रूम के सापेक्ष, जिस रूम में बैठकर हम ये क्लास ले रहे हैं, उस रूम के सापेक्ष अपनी स्थिति को स्थिर पाया है, तो वो रूम हमारे लिए एक प्रेक्षक या दूसरी आई मीन टू से एक निर्देश तंत्र का काम कर रहा है। तो हमें वो टेबल जिसके सापेक्ष तुम अपने आप को स्थिर देख रहे हो, वो एक रेफरेंस फ्रेम का काम कर रही है, यानी कि निर्देश तंत्र। रेफरेंस किसको रेफर कर रहे हो? उस वस्तु की स्थिति या गति को किसके सापेक्ष? उस तंत्र के सापेक्ष। जैसे जिस बस में तुम बैठकर गतिशील हो और उस बस के बाहर खड़े हुए पेड़ को तुम देखते हो गतिशील अवस्था में, तो वो बस एक क्या हो गई? निर्देश तंत्र हो गई, जिसके सापेक्ष हम उस वृक्ष की स्थिति को बता रहे हैं। तो ये जो प्रेक्षक और जिसकी हमने बात की, इसके लिए हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। निर्देश तंत्र यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, जो हम अपनी सहूलियत के अनुसार लेते हैं, जो कि हम अपनी सहूलियत यानी कि अपनी आसानी के अनुसार, जिसको हम अपनी सहूलियत के अनुसार लेते हैं। किसको? रेफरेंस फ्रेम को। अच्छा, गणितीय अगर हम मैथमेटिकली बात करेंगे तो गणितीय रूप से किसी निर्देश तंत्र को 3 लंबवत अक्षों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गणितीय रूप से किसी निर्देश तंत्र को 3 लंबवत अक्षों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माय डियर, जैसे मैंने यहाँ पर एक निर्देश तंत्र ले लिया। निर्देश तंत्र ये और ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। एक्स वाई जेड, एक्स वाई, और ये जो थर्ड एक्सिस है, देखो ये दोनों जो एक्सिस हैं एक्स और वाई, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन ये एक्स लेंगे ये वाई लेंगे और ये हमेशा ये अपन वाई ले सकते हैं
ये अपन जेड ले सकते हैं, तो कोई भी, लेकिन तीनों अक्षें एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। दूसरा, ये जो दो अक्ष हैं इनमें से वो हमारे बोर्ड के तल में है। ये हमारा जो बोर्ड है वो एक समतल है और ये जो तल है वो हो गया हमारा एक्स और वाई। अच्छा, दूसरा, ये जो अक्ष जेड है वो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है, ऐसा हमने वेक्टर्स में भी आपको बताया है। तो ये जो अक्ष है एक्स और वाई ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड जेड आउटवर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द बोर्ड, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, ये ओरिजिन पॉइंट है। अच्छा, ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु, और इसके जो निर्देशांक होते हैं मूल बिंदु के वो आप जानते हो 0 0 0 होते हैं। अब इस निर्देश तंत्र में जो कण है उसकी जो स्थिति है वो इस निर्देश तंत्र में उस कण की स्थिति को उस कण की स्थिति को हम निर्देशांकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे जो कण है ये P, उसकी x अक्ष पर स्थिति है ना, ये जो इसकी स्थिति x1 और y अक्ष पर स्थिति माय डियर, ये x अक्ष पर स्थिति है और ये y अक्ष पर स्थिति है y1 और z अक्ष पर स्थिति z1। तो ये जो कोऑर्डिनेट, इसको निर्देशांक के द्वारा इस निर्देश तंत्र में किसी निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को निर्देशांकों x, y, z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि अब निर्देशांकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अगर इन निर्देशांकों में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहेंगे किसी भी निर्देशांक में ना इसका x, ना y, ना z, तीनों के तीनों निर्देशांक स्थिर हैं। समय के साथ किसी भी स्थिर निर्देशांक में परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु स्थिर अवस्था में है इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। और किसी भी एक या एक से अधिक निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील अवस्था में है इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। यदि समय के साथ किसी भी निर्देशांक में परिवर्तन नहीं होता है यदि समय के साथ किसी, देखो बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं और नेक्स्ट पेज पे अपन इस लाइन को वापस से लिखेंगे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर समय के साथ किसी भी निर्देशांक में परिवर्तन नहीं होता है तो वो वस्तु उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर अवस्था में होती है। यदि समय के साथ
किसी भी निर्देशांक में यदि समय के साथ किसी भी निर्देशांक में परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर अवस्था में होती है। और यदि किसी भी एक या एक से अधिक निर्देशांकों में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील अवस्था में होती है। और यदि समय के साथ किसी भी एक या एक से अधिक निर्देशांकों में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील अवस्था में होती है। गतिशील अवस्था में होती है। गतिशील अवस्था में होती है उस निर्देश। तो माय डियर, ये जो मैंने निर्देश तंत्र ले रखा है, इसमें एक वस्तु बिंदु P से बिंदु P एट टाइम T पर बिंदु P पर है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, और आफ्टर टाइम T ये मूव करती है और पहुंच जाती है कहाँ, बिंदु Q पर। इसका x, इसका y और इसका z, तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। x एक्सिस पे इसकी पोजीशन पहले इसकी x एक्सिस पे जो पोजीशन है वो x1 है, और y एक्सिस पे पोजीशन y1 और z एक्सिस पे z1 है। लेकिन आफ्टर टाइम डेल्टा टी, यहाँ t है और यहाँ t प्लस डेल्टा टी है, तो इसकी जो पोजीशन है वो x एक्सिस पे भी चेंज हो गई माय डियर। इसकी जो पोजीशन है वो x2 हो गई है ना, और y एक्सिस पे भी चेंज हो गई है, z एक्सिस पे भी चेंज हो गई है। तो ये जो है वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में, तो हम कहेंगे ये वस्तु इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील अवस्था में है। तो अब नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करेंगे, ये जो गति होती है इनको सामान्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं।
ये हमारे चारों तरफ होने वाली गति, हम सुबह से शाम तक देखते हैं कि चीजें, कुछ चीजें स्थिर हैं, कुछ चीजें गतिशील हैं। तो हमारे चारों तरफ होने वाली जो गति है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हमारे चारों ओर होने वाली गतियों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। तीन भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले होती है स्थानांतरी गति। स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। स्थानांतरित गति, इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्थान में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, यहाँ लिख देता हूं, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है। स्थानांतरित गति में इस गति में वस्तु की स्थिति समय के साथ, इस गति में समय के साथ स्थिति, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है। दूसरा है ना, दूसरी अगर अपन बात करते हैं घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन, किसी निश्चित अक्ष के बाद है। इस गति में वस्तु किसी निश्चित अक्ष के परितः घूर्णन करती है। लेकिन स्थिति नहीं बदलती, स्थिति अपरिवर्तित रहती है। अच्छा, इसकी अगर अपन कोई इसके अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे माय डियर, तो कोई भी अपन स्थानांतरित की गति, जैसे मनुष्यों की गति, जीव जंतुओं की गति, है ना, वाहनों की गति, है ना, इसमें अगर अपन आएंगे तो इसका एग्जाम्पल पंखा, पंखे की गति। अच्छा, अगर इधर आते हैं थर्ड अगर अपन बात करते हैं तो वो है कौन सी अपनी दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। एक
पद को बार बार दोहराना, एक ही पद को बार बार दोहराना। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा कौन सा, पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम या कोई भी पेंडुलम है ना, एक्सेट्रा। तो माय डियर यहाँ पे अब हम इस चैप्टर में, देखो वीडियो होता जा रहा है लेंदी, तो यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम स्थानांतरीय गति के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो माय डियर अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ इस ग्रुप में जुड़ेंगे उतना ही कंपटीशन आपका बढ़ेगा, और आपको मैं आगे एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराऊंगा, और उस टेस्ट सीरीज में आप जितने ज्यादा स्टूडेंटों के साथ जुड़ सकते हैं जोड़िए इस ग्रुप में, ठीक है। तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। तो हिंदी मीडियम के अगेन लेक्चर्स मैंने स्टार्ट कर दिया और वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय माय डियर।